हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? बेसिक्स पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ड्यू टू जीएसटी और लेवी का सेक्शन पढ़ा। लेवी का सेक्शन आपको याद है? हमने वहाँ क्या पढ़ा? जीएसटी किस पे लगता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, अगर सप्लाई नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आपके टिप्स पे होना चाहिए सप्लाई का टॉपिक, विद सेक्शंस, विद सबसेक्शंस, विद शेड्यूल्स। तो सप्लाई किसका? गुड्स का या सर्विसेज का? अच्छा, अब मुझे बताओ आप, जीएसटी आ गया है तो क्या गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंशिएट करना जरूरी है? यस, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि भाई जीएसटी तो आ गया है, बस टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस गुड्स पे अलग है, सर्विस के लिए अलग है। तो सबसे फर्स्ट टाइम है कि भाई वेदर एक्टिविटी इज अ गुड और अ सर्विस, और फिर वो सप्लाई है क्या। अगर है तो फिर मेरे को देखना है मेरे को टीओएस पीओएस किसका लगाना है। अगर आपने गुड्स को सर्विस, सर्विस को गुड समझ लिया तो आपका पूरा का पूरा टीओएस पीओएस गलत आ जाएगा, प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप ही आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। तो हम उसके लिए सबसे पहले देखेंगे गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स का मतलब क्या? तो गुड्स मीन्स every kind of movable property, mind my words, every kind of movable property other than money and securities, money and securities को out कर दिया। every kind of movable property other than money and security, every kind of movable property other than money and security, but includes actionable claim। actionable claim को जीएसटी गुड्स बोल दिया इन्होंने, एक्शनेबल क्लेम को जी गुड्स बोल दिया। यहाँ पे तो गुड्स बोला है, बट जब हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल 3, जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे शेड्यूल 3, तो उस टाइम पे ऐसा लिखते हैं, नॉट लाइक दिस, उस टाइम पे आपको पता चलेगा एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को आउट कर दिया है जीएसटी से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको सप्लाई ट्रीट नहीं की जाएगी। तो एक्शनेबल क्लेम मतलब लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग वाले जो एक्शनेबल क्लेम्स है उस पर ही जीएसटी आता है। उसके अलावा किसी भी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आता, लाइक बिल्स रिसीवेबल एंड ऑल, उसको शेड्यूल 3 से अलग किया है। बट आपको अगर एग्जाम में कोई एक्शनेबल क्लेम देता है तो आपको उस प्रॉब्लम में ये दिमाग लगा के ये बोलना है उन्हें कि भाई हाँ कि ये गुड्स है, बट उसको शेड्यूल 3 से अलग किया है। वो हम शेड्यूल 3 के टाइम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको क्या याद रखना है इस स्लाइड में? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। अब सर्विस का मतलब क्या? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स के अलावा सब कुछ सर्विस है भाई, बहुत वाइडर स्कोप कर दिया भाई। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज अ सर्विस, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी इज अ सर्विस। सिर्फ गुड्स, मनी और सिक्योरिटी को बाहर रखा, उसके अलावा सब कुछ सर्विस है। मतलब जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। गुड्स क्या था? मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई आपकी सर्विस। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी हो गई सर्विस। ठीक है, तो जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सर्विस में आ जाएगी। अब यहाँ पे नीचे क्या इंक्लूड किया इन्होंने? बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। मतलब ट्रांजैक्शन इन मनी को तो एक्सक्लूड किया, मतलब मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, वो क्या है? ट्रांजैक्शन इन मनी, उसको जीएसटी से एक्सक्लूड किया। उसको सर्विस भी नहीं है, उसको गुड्स भी नहीं है, बोला गुड्स और सर्विस ही नहीं है तो जीएसटी किस पे लगाओगे भाई? तो डिपॉजिट और विड्रॉल इन बैंक नीदर गुड्स नॉर सर्विस बिकॉज दैट अ ट्रांजैक्शन इन मनी। बट प्रोसेसिंग फीस, माइंड माय वर्ड्स, प्रोसेसिंग फीस फॉर एग्जांपल, जिसके लिए, जिसके यूज ऑफ मनी के लिए आपको सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है, वो क्या हुई? सर्विस। तो any activity which includes use of money for which separate consideration is charged, maybe it conversion एक कैश से दूसरा कैश, एक करेंसी से दूसरे करेंसी, तो आपको रहेगा वो सर्विस। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, ये एग्जांपल्स आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम में आ सकते हैं, हम एक बार डिस्कस करेंगे कि भाई गुड्स किसको बोलेंगे, सर्विस किसको बोलेंगे। एंड माइंड वेल, बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स मीन्स, देखिए अब एग्जाम्पल 1, डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांजैक्शन इन मनी, it is transaction in money, it is neither goods nor service. Second, processing fees, हमने ये भी डिस्कस किया, it is a supply of service। क्यों? क्योंकि इसकी सेपरेट कंसिडरेशन, भाई यूज ऑफ मनी के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया बैंक ने, तो वो सर्विस होगी, उस पर जीएसटी आएगा। कन्वर्जन ऑफ करेंसी, एक करेंसी से दूसरी करेंसी कन्वर्ट किया, आप बताओ मुझे, ट्रांजैक्शन इन मनी है, यस,
तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। इधर नीदर गुड्स नॉर सर्विस, आपको एग्जाम में रीजनिंग देनी डेफिनेशन के साथ, ठीक है। कमीशन फॉर कन्वर्जन ऑफ करेंसी, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हुई यूज ऑफ मनी के लिए, तो वो क्या होगी? सर्विस। हमने सर्विस की डेफिनेशन में देखी है। सेल और परचेज ऑफ स्टॉक शेयर और डेरिवेटिव, स्टॉक शेयर और डेरिवेटिव आपने परचेज किया या सेल किया, तो वो क्या है? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है। माइंड वेल फ्रेंड्स, ये क्या है? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है। इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ना गुड्स है ना सर्विस है, नो जीएसटी। क्योंकि गुड्स ही नहीं है, सर्विस ही नहीं है, किस पे जीएसटी लगाओगे भी? जीएसटी तो लगती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स हमने भी डिस्कस किया। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? गुड्स। हाउएवर एज पर शेड्यूल 3, actionable claims other than lottery, betting and gambling is neither supply of goods nor supply of service. actionable claims को goods जरूर लिया फ्रेंड्स, बट बाद में शेड्यूल 3 में इसको अलग कर दिया। लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग के अलावा जितने actionable claims थे उनको जीएसटी से बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया गुड्स और सर्विस। अब हम पढ़ रहे हैं सप्लाई। सप्लाई का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 7। अभी तक हमने कौन सा सेक्शन याद किए थे? सेक्शन 9 लेवी का, सेकेंड है ये भी सेक्शन 7 सप्लाई का। सेक्शन 7 सप्लाई याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 7 सप्लाई क्या बोलता है? ये मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में लिया, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो आपको दिख रहा है ना? नहीं तो हम ले लेते हैं ऐसे। सप्लाई इंक्लूड्स 7(1)(a) सबसे पहले ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। 7(1)(a) क्या बोलता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फॉर अ कंसीडरेशन एंड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। मतलब भाई कंसीडरेशन होनी चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो कोई भी चीज सप्लाई हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो ट्रांसफर हो, चाहे वो बार्टर हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो लाइसेंस हो, रेंटल हो, चाहे आपने डिस्पोज ऑफ भी कर दिया है, पर कंसीडरेशन है और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, दो चीजें, तो सप्लाई ट्रिगर हो गया। आपने बिजनेस के लिए किया है, आपको कंसीडरेशन मिला है, भाई बस खत्म। 7(1)(a) से सप्लाई हो गया वो, ठीक है। सेकेंड 7(1)(b). 7(1)(b) क्या बोलता है? अगर आपने इंपोर्ट करी सर्विसेज, माइंड वेल इट इज फॉर सर्विसेज नॉट गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, चाहे बिजनेस पर्पज के लिए हो चाहे ना हो, एक बार उसको यहाँ पे उन्होंने सप्लाई मान लिया। आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी आपके घर के पर्सनल पर्पज के लिए, तो भी उसको उन्होंने मान लिया कि भाई वो सप्लाई है, वो बात अलग है। इसके लिए एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने पर्सनल पर्पज से अपने घर के लिए कुछ काम के लिए बुलाया है, मेरे मैरिज से रिलेटेड मैंने कोई सर्विसेज ली है, तो क्या मैं भाई शादी करूं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो? तो उसके लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एक्सक्लूड मतलब एग्जेम्पशन दे दिया है। अगर मैंने नॉट फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस किया, बिजनेस के लिए है, तो हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आपको सप्लाई ट्रिगर हो गया, आपको एग्जाम में इंपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो आपको 5-6 जगह अलग अलग साथ में क्लब करना पड़ेगा। हमारे आगे के डिस्कशंस में हम ये सारा पार्ट प्लेस ऑफ सप्लाई के टाइम पे ये सारी चीजें, इंपोर्ट के जो नोटिफिकेशन रिवर्स चार्ज के हैं, एग्जेम्पशंस के हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई में, ये सारी चीजें एक जगह कंबाइन करके पढ़ेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको जो एक्ट में या एग्जेम्पशंस में या नोटिफिकेशन में अलग अलग चीजें दी हुई है, आपको उसका एक कंप्लीट व्यू लिखना पड़ता है, और वो मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई में कंसोलिडेट किया है, हम वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो सेक्शन 7(1)(b) है, व्हाट सेक्शन 7(1)(b) क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस को आपने एक बार सप्लाई ट्रीट कर लिया है, भले से वो बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो। देन सेक्शन 7(1)(c), स्पेसिफिक सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन रहेगी तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा, जो शेड्यूल 1 में है। डीम्ड सप्लाई 4 केसेस आते हैं शेड्यूल 1 में, हम पढ़ेंगे। इवन इफ नॉट कंसिडरेशन तो भी सप्लाई माना जाएगा। सबसे 7(1)(a) में हमने क्या पढ़ा था? 7(1) में हमने 2 कंडीशन पढ़ी कि फॉर अ कंसिडरेशन है और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, तो सप्लाई हो ही गया। बट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें सप्लाई ट्रिगर हो जाएगा, जीएसटी लगेगा। 4 केसेस, शेड्यूल 1 रेड विथ सेक्शन 7(1)(c), और सेक्शन 7(1)(d) में गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया कि भाई सप्लाई है, बट हम यहीं क्लियर कर देते हैं हमारे पास्ट बुरे एक्सपीरियंस से कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्लैरिटी दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी है शेड्यूल 2 में कि भाई किसको गुड्स बोलेंगे और विच एक्टिविटी शुड बी कंसिडर्ड एज गुड्स एंड विच एक्टिविटी शुड बी कंसिडर्ड एज सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाई का सेक्शन 7(1) है। सेक्शन 7(1) है फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, सेल करो, बार्टर करो, एक्सचेंज करो, जीएसटी लगेगा, सप्लाई मान लिया गया। सेकेंड 7(1)(b), इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। थर्ड 7(1)(c),
रेड विथ शेड्यूल 1 वो 4 केसेस देता है जिसको डीम सप्लाई माना जाएगा, और सेक्शन 7(1)(d) क्लैरिफाई करता है हाँ भाई सप्लाई है तो गुड्स का है या सर्विसेज का है। तो ये है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। सप्लाई होगा तो आगे की चीज़ें होंगी, और आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में, बड़े प्रॉब्लम्स में भी इसका इफेक्ट आएगा, और आपको छोटे मोटे केसेस स्टडीज़ भी दी जा सकती है कि भाई इसको सप्लाई माना या नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए आपको दिमाग में ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। देन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? 7(2) बोलता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 1 एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 की जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन है, या जो एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी, जो नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। शेड्यूल 3 प्लस नोटिफाइड जो चीज़ें रहेगी उसको ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सर्विसेज माना जाएगा, और उस पर नहीं लगेगा जीएसटी। जो शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ है, बिल्कुल लर्न कर लेनी है आपको वो एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 बोलता है कि गवर्नमेंट अपने रिकमेंडेशन पे बता देगा, गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ट्रांजैक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ सर्विस, एंड सप्लाई ऑफ सर्विस किसको सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करना है एंड किसको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 में हम ये देखेंगे जो हमने पढ़ा सेक्शन 7(1), जो हमने यहाँ पे पढ़ा सेक्शन, आपको ध्यान होगा सेक्शन 7(1)(c) जो बोलता है कि 4 केसेस विदाउट कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई माननी जाएगी। 4 केसेस विदाउट कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई मान ली जाएगी। हम सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे वो 4 केसेस कौन से हैं। वो 4 केसेस है, फर्स्ट शेड्यूल 1 का पैरा 1, शेड्यूल 1 का पैरा 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। मतलब कि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, जब मैंने बिजनेस का एसेट लिया तब मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, और बाद में मैंने एसेट डिस्पोज कर दिया, फ्री में चैरिटी में दे दिया। एग्जांपल लेते हैं, मैंने मेरी क्लासरूम के लिए मेरे पास फर्नीचर था, फिर वो फर्नीचर थोड़ा सा ख़राब हो गया तो मैंने उसको चैरिटी कर दी। जब मैंने वो फर्नीचर ख़रीदा था तभी मैंने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। तो यहाँ पे क्या बोलता है? परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, आपने ट्रांसफ़र कर दिया और डिस्पोजल कर दिया और बिजनेस एसेट का, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट, और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट वहाँ पे लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है, तो उस केस में आपको डीम सप्लाई मान लिया जाएगा पैरा 1 शेड्यूल 1 से, और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 7(1) क्या बोलता है? फॉर अ कंसिडरेशन है तो, बट कंसिडरेशन नहीं है तो, इन 4 केसेस में कंसिडरेशन नहीं है तो भी इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। पैरा 2 बोलता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कि रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में आपने कुछ भी लिया दिया हो, सप्लाई किया हो, जीएसटी लग जाएगा, हम उसको सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। भाई आपने फ्री में भी दिया तो भी हम सप्लाई ट्रीट कर देंगे। अब डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब कि जैसे कि एग्जांपल, ये आपका सेंट्रल ऑफिस है और ये आपके ब्रांच ऑफिसेज है, रिमोट ऑफिस है आपका, एक ही कंपनी है, उसके ये सारा एक ही पैन नंबर है, एक पैन नंबर के अंदर इतने सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। पैन नंबर आपका एक है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। हर एक अलग अलग स्टेट में है। जीएसटी में आपको पता है रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, राइट? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, एक्सेप्ट बिजनेस वर्टिकल, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हम ये अज्यूम करेंगे पांचों अलग अलग स्टेट में है और इसके 5 रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के। पैन नंबर तो इंडिया में एक ही मिलता है। तो ये सेंट्रल ऑफिस और ये ब्रांच ऑफिसेज एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। आई रिपीट, ये सेंट्रल ऑफिस और ये ऑफिसेज, रिमोट और ब्रांच ऑफिसेज एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। तो सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन तो आपको समझ गया, रिलेटेड पर्सन की भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई करोगे तो जीरो कंसिडरेशन हो, जीएसटी सप्लाई मान लिया जाएगा शेड्यूल 1 के हिसाब से। नाउ सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन? रिलेटेड पर्सन मीन्स पर्सन और ऑफिसर्स, सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हो सकते हैं। एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। दोनों मिलके, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन कंट्रोल, दोनों को मिलकर थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है। Together they directly or indirectly control a third person or they are the members of same family. अगर ये सारी चीजें होगी
तो आपको रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस ऑफ वन अनदर इन वन ऑफ विच इज द सोल एजेंट और सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसर्न शेल बी डीम टू बी रिलेटेड। आपका सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसको भी रिलेटेड मान लिया जाएगा। तो अगर कोई सप्लाई इनके बीच में होती है, कॉमन ऑफिसर डायरेक्टर, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 25% से ज़्यादा होल्ड कर रहा है, एक दूसरे को होल्ड कर रहा है, दोनों मिलकर किसी को होल्ड कर रहे हैं, दोनों को कोई मिलकर होल्ड कर रहा है, या सोल एजेंट है, तो ये केस में आप हो जाते हो रिलेटेड पार्टी। और जब भी हुआ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो भाई जीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सप्लाई ट्रीट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भाई मैम सप्लाई तो ट्रीट कर लिया, बट आप हमको ये बताओ कि जीएसटी वैल्यू क्या लगाएंगे? वैल्यू तो ज़ीरो है, तो वैल्यू क्या लगाएंगे? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन रूल्स। वैल्यूएशन रूल्स वहाँ पे हम देखेंगे कि ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सिर्फ सप्लाई ट्रीट हो रहा है, वैल्यू क्या होगी वो हम वहां पे देखेंगे, वैल्यूएशन रूल्स में देखेंगे। ठीक है। थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। देखो अब गुड्स का है ये, एक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कि मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एजेंट फॉर एग्जाम्पल रायपुर में है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से रायपुर मेरे एजेंट को कुछ गुड्स सप्लाई किए फ्री में। अभी मैंने उसको बोला कि वो वहाँ से सेल करने वाला है, वो मेरा एजेंट है, तो भी उस पर जो मैंने अपने एजेंट को गुड्स भेजा, कंसाइनमेंट एजेंट को, उसको भी सप्लाई ट्रीट कर लिया है, उस पर भी जीएसटी लगेगा बॉस। वैल्यू क्या लेंगे? वैल्यूएशन रूल्स में। यहाँ से क्या हो रहा है? सप्लाई ट्रिगर हो रहा है। ठीक है। अब ये मेरा सेलर एजेंट था, ये मेरा बाइंग एजेंट अगर है, बाय एन एजेंट टू इज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक एजेंट है हैदराबाद में, वो मेरे बिहाफ में गुड्स परचेज करता है और फिर मुझे गुड्स बेचता है मुंबई, तो भाई जब वो मुझे हैदराबाद से मुंबई गुड्स भेजेगा तो उसको जीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सप्लाई किया, ट्रीट कर लिया, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, उसने मुझे गुड्स सप्लाई किया, तो उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी उस ट्रांजैक्शन पे लग जाएगा। वैल्यू क्या होगी? वैल्यूएशन रूल्स पे कौन करेगा? डिस्कस करेंगे। देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस इंपोर्ट की, देखो एक हमने इंपोर्ट पढ़ी थी सेक्शन 7 में स्टार्टिंग में, 7(1)(b आपको याद है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़ है, यहाँ पे है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये विदाउट कंसिडरेशन है, वो विद कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस था, ये विदाउट कंसिडरेशन है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, ये चारों केसेस विदाउट कंसिडरेशन वाले हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए लिया है, पर रिलेटेड पर्सन या कोई स्टैब्लिशमेंट से आपने आपकी ब्रांच से लिया है, तो उसको भी यहाँ पे सप्लाई ट्रीट कर दिया है। और माइंड वेल सर्विसेज मतलब कि मैंने मेरे एचओ से, मेरा यूएस में एचओ है, मैंने उनसे कुछ बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है, उन्होंने मुझे फ्री में दी यार, मेरा एचओ है, तो भी उस ट्रांजैक्शन पे सप्लाई हो जाएगा, उसको जीएसटी लगेगा। ठीक है। इंपोर्ट हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई वाले लेक्चर में। तो ये 4 ट्रांजैक्शन थे। फर्स्ट फ्रेंड्स, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स रेट हैज बीन टेकन। सेकंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, इसमें एक एक्सेप्शन है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन में हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम करते हैं कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय को भाई गिफ्ट दिया है एक साल में 50,000 रुपये तक के पर एम्प्लॉय इन 1 ईयर 50,000, तो ठीक है भाई, उसको नहीं मानेंगे, उसको सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। अदरवाइज सप्लाई रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कुछ भी सप्लाई होगा उस पर जीएसटी लगेगा। शेड्यूल 3 पे भी एम्प्लॉय का आएगा कि भाई एम्प्लॉय ने अगर आपको कुछ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दी है तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। देन पैरा 3 में है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। ये 4 केसेस फ्रेंड्स विदाउट कंसिडरेशन भी जीएसटी आएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए ये। ठीक है। देन ये हमारा शेड्यूल 1 हो गया। अब हमने यहाँ पे सेक्शन 7 पे मैं एक बार वापस से जाती हूँ, आपको व्यू रहे और याद रहे सेक्शंस। सेक्शन 7 में क्या बोला था? 7(1)(c) हमने देख लिया। 7(1)(d) क्या बोलता है कि भाई हम बताएंगे आपको कि कौन सी एक्टिविटीज़ गुड्स हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ सर्विसेज। तो शेड्यूल 2 में गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि हाँ भाई माना कि सप्लाई है, पर गुड्स है या सर्विस है वो उन्होंने क्लैरिफाई किया। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स में डिस्कस किया था कि भाई रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस पे पहले वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था, तो जीएसटी में ये सारी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 बनाया। और शेड्यूल 2 में उन्होंने बहुत ही डिटेल में कवर किया कि भाई किसको गुड्स बोलना है और किसको सर्विस।
ठीक है, तो उन्होंने इसमें बोला कि एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मैंने यहाँ पे समरी बनाई है आपके शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 की समरी में मैंने क्या लिया है कि भाई किसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे और किसको आप सप्लाई ऑफ सर्विस, गवर्नमेंट ने आपको बताया है। तो मैंने अलग अलग कर दिया कि सप्लाई ऑफ गुड्स ये 4 केसेस में होंगे और इसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको बोलेंगे। ठीक है, बहुत समराइज फॉर्म में आपको एग्जाम में बहुत क्विकली रिवाइज करने में ये हेल्प होगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं। और देखिए गुड्स और सर्विस समझना बहुत जरूरी है, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। क्यों? इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई कि आपका ट्रांजैक्शन गुड्स है या सर्विस, तो ये आप प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई के कौन से प्रोविजंस लगाने। तो फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स से शेड्यूल 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स किस किस को बोला है? फर्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मोबाइल आपको सेल कर दिया, ठीक है, मैंने आपको मोबाइल सेल कर दिया, इसका टाइटल भी आपको दे दिया, तो ये ट्रांसफर ऑफ, ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा कि जब भी मैंने टाइटल एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर हो गया तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। देन सेकंड, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड, मतलब हायर परचेज ट्रांजैक्शन। कि भाई मैंने टाइटल गुड्स का ट्रांसफर करना है कभी फ्यूचर डेट पे जब पूरा पैसा आ जाएगा। हायर परचेज ट्रांजैक्शन को उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स रहेंगे। थर्ड, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेदर और नॉट फॉर अ कंसीडरेशन एरिया ऑफ लिटिगेशन। सेक्शन शेड्यूल 2 में क्या बोला इन्होंने? ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेदर और नॉट फॉर अ कंसीडरेशन। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए साइलेंट है, बोला कि बिजनेस का एसेट आपने ट्रांसफर कर दिया विद कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एक तो इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। सेकेंड, ये चीज़ हमने 3 जगह पढ़ ली है, एक बार हम इसका कंपैरिजन देखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में कुछ बिजनेस एसेट्स आते हैं तो आपको क्या क्या नोट्स देने हैं, उसके साथ में कहाँ कहाँ पे वो प्रोविजंस लिंक होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि मैंने बिजनेस का एसेट ट्रांसफर किया, मेरे फर्नीचर रखे भाई मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो फॉर कंसिडरेशन, फ्री में थोड़ी ना करूँगी यार, पैसे लिए, ठीक है, पैसे लिए ट्रांसफर कर दिया, तो फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस 7(1)(a) लग जाएगा। 7(1)(a) के हिसाब से ट्रीटेड एज सप्लाई। शेड्यूल 1 लगेगा क्या? नहीं भाई, विदाउट कंसिडरेशन थोड़ी ना है, शेड्यूल 1 में तो 4 केसेस थे विदाउट कंसिडरेशन वाले, तो शेड्यूल 1 नहीं लगेगा, शेड्यूल 2 लगेगा। हाँ भाई, शेड्यूल 2 में तो क्लैरिफाई किया है गवर्नमेंट ने, यस इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो शेड्यूल 2 लग जाएगा। तो सेक्शन 7(1) से ए से उसको सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा और शेड्यूल 2 बताएगा कि इसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है। सेकेंड, बिजनेस एसेट आपने ट्रांसफर किया बट विदाउट कंसिडरेशन किया, कुछ भी कंसिडरेशन नहीं किया है। आपको एग्जाम में ये रीजनिंग देनी है, आपके पास इन तीनों में से कोई सिनेरियो आएगा, आपको ये रीजनिंग देनी है कि हाँ भाई इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और शेड्यूल 2 क्या बोलता है, ठीक है। अब सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे, बिजनेस एसेट आपने ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, बताइए 7(1)(a) लगेगा? नो, 7(1)(a) क्या बोलता है? फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, दोनों भी नहीं है, 7(1)(a) नहीं लगेगा। शेड्यूल 1 लगेगा? यस, शेड्यूल 1 लगेगा। शेड्यूल 1 का तो पैरा 1 ही बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन, तो शेड्यूल 1 लग जाएगा और उससे उसे सप्लाई ट्रीट कर ली जाएगी, ठीक है। ये विद आईटीसी वाला केस है एंड यस इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। थर्ड सिनेरियो, बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, ट्रांसफर कर दिया और आईटीसी नहीं लिया। अब ये लिटिगेशन का एरिया है। देखो, बिजनेस एसेट ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, 7(1)(a) नो, नो आईटीसी भी नहीं लिया, शेड्यूल 1 नो। अब आ गए शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 में जो हमारी एंट्री है वो क्या बोलती है, अब एक बार आप देखो, शेड्यूल 2 की एंट्री बोलती है ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए साइलेंट है, ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, बस इतना बोलती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए साइलेंट है। तो क्या व्यू आता है? एक लिटिगेटिव एरिया है डेफिनेटली, बट एक ये मेरा व्यू है। बिजनेस एसेट ट्रांसफर किया है हमने विदाउट कंसिडरेशन और आईटीसी नहीं लिया है, तो 7(1)(a) तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? विदाउट कंसिडरेशन, 7(a) तो तभी लगता है जब कंसिडरेशन होता है। शेड्यूल 1 भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आईटीसी नहीं लिया भाई, नो आईटीसी तो नो शेड्यूल 1। बट हाँ, मुझे लगता है ये सप्लाई क्रेडिट हो सकती है क्योंकि शेड्यूल 2 बोलता है कि हाँ भाई ये सप्लाई है और सप्लाई ऑफ गुड्स है, आईटीसी लिया हो चाहे नहीं लिया हो, बहुत साइलेंट है वो उसके मामले में,
तो यस इट कुड बी अ सप्लाई एंड इट कुड बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स. समझा आपको? ठीक है, तो यस इट इज अ सप्लाई एंड इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, अब ये हमारा हम पढ़ रहे थे शेड्यूल 2. तो थर्ड, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, इसको क्या माना जाएगा? वेदर विदाउट फॉर विथ और विदाउट कंसिडरेशन, इसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स. विथ और विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ा सा लिटिगेटिव एरिया है. स्टार्टिंग के 2 सिनेरियोज में तो प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड सिनेरियो थोड़ा सा लिटिगेटिव एरिया है. ठीक है, देन सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज. फ्रेंड्स माइंड वेल, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन टू अपने मेंबर्स को अगर कोई गुड्स सप्लाई किया जाता है तो उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा. ये सब जो हमने पढ़ी, ये 4 केसेस को गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 से क्लैरिफाई किया है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे. समझा आपको? ठीक है, अब सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ सर्विस उन्होंने जो बताई है वो सारे मैंने एक जगह पे लिए. हम एग्जांपल्स के साथ एक एक समझते हैं. फर्स्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल. मैंने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ राइट दिए हैं गुड्स को शायद यूज़ करने के लिए. मैंने कहा ठीक है फर्नीचर लेके जाओ, रेंट दे देना 5,000 रुपये. मैंने टाइटल नहीं दिया, मैंने मेरा फर्नीचर नहीं दे दिया, सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया हुआ है. राइट दिए हैं गुड्स पे, तो वो क्या होगी? सप्लाई ऑफ सर्विस. मैंने मेरी कार दे दी बिजनेस की किसी को, मैंने कोई भी मेरे बिजनेस के एसेट दे दिए कि भाई आप ये लेके जाओ, आप यूज़ कर लो, रेंट दे देना. मेरा कैमरा दे दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, क्योंकि मैंने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, मैंने सिर्फ राइट्स दिए हैं उसको यूज़ करने के. तो दैट इज़ व्हाट राइट इन गुड्स जो आपने ट्रांसफ़र किए हैं वो रहेंगे सर्विस. सेकेंड, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस कॉमर्स ईदर होली और पार्टली. बिल्डिंग को आपने लीज पे दिया है, रेंट पे दिया है, उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वो भी सर्विस रहेगा. ठीक है. देन एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड इज अ जॉब. मतलब क्या? जॉब वर्क. एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड इज जॉब वर्क. ये आपको पता है कि इसको जॉब वर्क ही बोलते हैं. तो अगर मैंने ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया है किसी और के गुड्स पे, जॉब वर्क किया है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे. देखो जाता हुआ गुड्स ही दिखेगा. मुझे किसी ने गुड्स दिया, मुझे बोला कि आप इसमें कुछ फैब्रिकेट जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस करो, मैंने उनके गुड्स लिए, मैंने उसमें कुछ प्रोसेसिंग वगैरह की, मैंने वापस से भेजा. तो जब गुड्स जा रहा है तब वो गुड्स दिखेगा, बट वो गुड्स नहीं है. मेरी सर्विस क्या है? जॉब वर्क की. तो इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस. और प्रोविजन जो सर्विसेज के हैं वो ही लगेंगे. ठीक है. देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है. देन दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन अगर मैं कर रही हूँ किसी कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का, including a complex building intended for sale except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate or first occupation whichever is earlier. मतलब कंस्ट्रक्शन को सर्विस मान लिया, कंस्ट्रक्शन जो है सर्विस है. देखो वैसे भी हमने वहीं पे पढ़ा था, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वैसे भी गुड्स में आ ही नहीं रही थी, वो सर्विस ही थी. यहाँ पे और क्लैरिफाई कर दिया कि भाई जो कंस्ट्रक्शन है उसको सर्विस में लेंगे. अब कंस्ट्रक्शन में 2 चीज़ है. अगर ओसी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आई वुड से सीसी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया और उसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो भी दिया है आपने, दैट वो कंस्ट्रक्शन सर्विस ही नहीं ट्रीट की जाएगी, उसको शेड्यूल 3 से अलग कर दिया है. हम वो शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे कि जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद का है उसके बाद में आपको वो सर्विस नहीं है, उसके पहले वो सर्विस है. तो कोई अगर एक बिल्डिंग है, कोई एक ये बिल्डिंग है और अगर आप इसको लेते हैं ड्यूरिंग द टाइम जब कंस्ट्रक्शन है तो वो सर्विस कहलाएगी और उस पर आपको जीएसटी लगेगा. बट अगर कंप्लीशन हो गया है उसका या फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया है और उसके बाद अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीशन के बाद में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसको शेड्यूल 3 से अलग किया है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा. और कंप्लीशन के पहले उस पर जीएसटी आएगा और उसको सर्विस ट्रीट किया गया है. तो कंस्ट्रक्शन आफ्टर इशुएंस ऑफ ओसी जो है वो नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन बिफोर इशुएंस ऑफ ओसी और फर्स्ट ऑक्यूपेशन रहेगा, उसको सर्विस माना गया है और उस पर जीएसटी आएगा. ठीक है.
हम शेड्यूल 3 पे एक बार और इसको डिस्कस करेंगे. देन टेम्पररी, माइंड द वर्ड टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ और एंजॉयमेंट ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अगर मैंने टेम्पररी ट्रांसफर या परमिटिंग यूज किया है तो उस पे GST का क्या होगा, उसे सर्विस मानी गई है. अगर परमानेंट ट्रांसफर होगा तो वो गुड्स होगा, बट टेम्परेरी ट्रांसफर है तो वो सर्विस मानी गई है. देन सॉफ्टवेयर के केस में अगर आपने डेवलप, डिज़ाइन, प्रोग्राम, कस्टमाइज किया है कोई सॉफ्टवेयर, अपग्रेडेशन, ये सब कुछ किया है तो इसको आपको सर्विस मानी जाएगी. माइंड वेल, प्री पैक सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे कि टैली, सेल ऑफ प्री पैक सॉफ्टवेयर है वो गुड्स है. बट अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, डेवलपमेंट किया, डिजाइनिंग किया, कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है. प्री पैक सॉफ्टवेयर गुड्स है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सप्लाई ऑफ सर्विस है, और लाइसेंस टू यूज प्रीपैक्ड सॉफ्टवेयर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है. देन अग्रीइंग टू और ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, कुछ ना करने को भी सर्विस मान ली गई है. बहुत बढ़िया. ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स ये हमने डिस्कस किया. देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विस, इनको बिल्कुल सर्विस मानी गई है. वर्क कॉन्ट्रैक्ट को और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस को सर्विस मानी गई है. इनको बिल्कुल रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग में पहले बहुत डिस्प्यूट हुआ करता था, ये इसे सर्विस मानी गई. ये कंपोजिट सप्लाई होते हैं. जैसे कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि विद मटेरियल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का, फैब्रिकेशन का, इरेक्शन का, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे. उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोला गया और उसे यहाँ पे सर्विस मानी गई है. और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग को भी सर्विस मानी गई है. ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है. तो ये थे हमारे जो पॉइंट्स सारे शेड्यूल 2 में, किसको गुड्स माना गया, किसको सर्विस माना गया. तो 4 केसेस में गुड्स माना गया. टाइटल ट्रांसफर किया फ्यूचर डेट पे, हायर परचेज, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट एंड सप्लाई ऑफ गुड्स टू अ मेंबर ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी. देन आपने राइट ट्रांसफर किए हैं तो, या ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहे हो तो, देन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड 3 पॉइंट है कि आपने लीज आउट कर दी बिल्डिंग, या फिर आपने रेंट की मूवेबल प्रॉपर्टी, या कंस्ट्रक्शन बिफोर OC, उसे भी सर्विस माना गया. ये एक पॉइंट हमारा छूट गया. गुड्स पुट टू एनी प्राइवेट यूज और पुट टू यूज फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन बिजनेस, ये तो बहुत ही मुश्किल है. मतलब मेरे बिजनेस के गुड्स हैं, मतलब समझ लो मेरे बिजनेस का एक कंप्यूटर है या मेरे बिजनेस का कैमरा है. मैंने क्या किया, इसको कैमरे को, मेरी शादी है मेरी सिस्टर की, तो मैं वहाँ पे कैमरा लेके चली गई. तो मैंने क्या किया, गुड पुट टू एनी प्राइवेट यूज, मैंने प्राइवेट यूज के लिए गुड्स को लेके गई. तो इन्होंने क्या बोला कि भाई उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा. गुड पुट टू एनी प्राइवेट यूज और पुट टू यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर द बिजनेस, अगर आपने ले लिया तो उसको सर्विस माना जाएगा. बहुत मुश्किल है, बोलने में अच्छा लगता है, वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है बॉस. देन टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ IPR, इसको सर्विस मानी गई है. आप डेवलप कर रहे हो कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, उसको सर्विस मानी गई है. प्री पैक सॉफ्टवेयर सप्लाई ऑफ गुड्स हैं. अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन और रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, कुछ ना करने के लिए को भी सर्विस मान ली गई है. ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज गुड्स हमने डिस्कस किया. और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑन रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, इसको भी सर्विस मानी गई है. तो ये सारी चीजें जिसमें शेड्यूल 2 क्लियर करता है आपको, शेड्यूल 2 क्लियर करता है रेड विद सेक्शन 7(1)(d) की क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल 3. सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बताता है कि भाई कुछ चीजें हैं, ये 7 एक्टिविटीज हैं, इस पे GST कभी नहीं आएगा. माना कि गुड्स है, माना कि सर्विस है, पर नो GST, नॉट सप्लाई नहीं है. ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज आएगी which will neither be treated as supply of goods, neither be treated as supply of service. तो वो शेड्यूल 3 में उन्होंने ऐसी 7 एक्टिविटीज स्पेसिफाई करी है जिसे ना हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विस. हाँ, माना कि गुड्स है वो, माना कि सर्विस है वो, हमने नहीं बोला कि सर्विस नहीं है, गुड्स नहीं है, बट उस पर GST नहीं आएगा बिकॉज उसको आउटसाइड रखा है, शेड्यूल 3 में है वो. 7 एक्टिविटीज, ना गुड्स मानी गई ना सर्विस. फर्स्ट, बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉय ने कुछ सर्विसेज दी अपने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स और रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसको सर्विस है, पर उसे आउटसाइड GST रखा है, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, उसको सप्लाई ट्रीट नहीं किया. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने अपनी कोई सर्विस दी है तो उसे भी GST से बाहर रखा है. थर्ड, फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ GST. चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट इज आउटसाइड GST. इन सबकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए ये रखा है. फिनरल ब्यूरियल इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड किया है.
तो अच्छी बात है, सही बात है, उसको भी आउटसाइड रखा है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन यहाँ पे सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी कभी नहीं लगेगा। देखो लैंड सेल कर रहे हो तो जीएसटी कभी नहीं लगेगा, याद रखना आपको, इट इज आउटसाइड जीएसटी। एंड सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2(5)(b) सेल ऑफ बिल्डिंग, मतलब हमने शेड्यूल 2(5)(b) अभी पढ़ा, उसमें क्या बोला था कि सीसी के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जो रहेगा उस पर जीएसटी नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा है वो, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले आया तो इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 2। तो सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी कभी नहीं है। बिल्डिंग में सिंपल वर्ड्स में बिफोर सीसी जीएसटी है, आफ्टर सीसी शेड्यूल 3 के हिसाब से जीएसटी नहीं है। बिफोर सीसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस माना है बाय शेड्यूल 2, आफ्टर सीसी आउटसाइड जीएसटी, नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ट्रीट नहीं किया, सप्लाई ही नहीं है, ये 7 एक्टिविटीज सप्लाई ही नहीं है। देन एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब एक्शनेबल क्लेम्स को भी जीएसटी से बाहर कर दिया, सप्लाई नहीं है। अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग मतलब लॉटरिंग बैटिंग और गैम्बलिंग पे जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो सप्लाई है। यहाँ पे ये हम क्या पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 3 की भी क्या चीज सप्लाई नहीं है, तो क्या चीज सप्लाई नहीं है, एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं है, अदर देन लॉटरिंग बैटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग सप्लाई है। क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। तो ये 7 एक्टिविटीज है जिसको सप्लाई नहीं माना गया। फर्स्ट, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दी, नहीं तो एम्प्लॉय तो रोज सर्विसेज देता है, जीएसटी लगाते रहे। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो नहीं। एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में अगर उसने कोई भी सर्विस दी, जैसे कि आपके एग्जाम में आ सकता है उसका प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया, तो वो अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है तो ऑब्वियसली जीएसटी नहीं आएगा, उसको सप्लाई ट्रीट नहीं की जाएगी। नॉन कॉम्पीट फीस, मैंने मेरे एम्प्लॉय मुझसे सब सीख के चले गए, मैंने यार बाहर जाके ये बिजनेस मत करना, तो जीएसटी सब सीख लिया, बाहर जाके पढ़ाएगा नहीं, नॉन कम्पीट फीस दी, दैट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उस पर जीएसटी आएगा। तो आपको क्या देखना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट। अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई सर्विस है तो उसको सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने आपको कोई भी फीस काम करके दिया है, उस पर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल को सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना गया है। देन फंक्शंस परफॉर्म बाय पार्लियामेंट, चेयरपर्सन, फ्यूनरल ब्यूरियल, सेल ऑफ लैंड एंड पोस्ट ओसी बिल्डिंग, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग, इन एक्टिविटीज को शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई नहीं माना गया। तो हम अभी रिवाइज करेंगे, हमने क्या पढ़ा, सप्लाई। इस वीडियो अभी जो हमने इतने आधे घंटे का डिस्कशन किया इसमें हमने पढ़ा सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या, तो सप्लाई हमने सबसे पढ़ा सेक्शन 7(1)(a), फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फॉर द कंसिडरेशन, सप्लाई मान लिया गया जाएगा 7(1)(a) के हिसाब से। फिर आता है 7(1)(b), 7(1)(b) क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए लो या बिजनेस के लिए मत लो, इंपोर्ट करा है आपने 7(1)(b), उसको सप्लाई मान लेगा। बट बाद में एक एग्जाम्पशन हम पढ़ेंगे जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर इंडिविजुअल नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस लेता है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको एग्जाम्पशन दिया गया है। मतलब 7(1)(c), रेड विथ शेड्यूल 1, 4 एक्टिविटीज जिसको सप्लाई माना जाएगा। फर्स्ट, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन। सेकेंड, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन एक्सेप्ट 50,000 का गिफ्ट अपने एम्प्लॉय को दिया है तो। थर्ड, सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। फोर्थ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। ये शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटीज जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाती है। देन 7(1)(d), रेड विथ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या बताता है, शेड्यूल 2 बताता है किससे सप्लाई ऑफ गुड्स बताना है, किसी सप्लाई ऑफ सर्विस बताना है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, जो आपको याद रखना है, जैसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है। जो कंपोजिट सप्लाई है बट उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है, विथ मटेरियल होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट बट उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है। देन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में एक्टिविटीज थी कि शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज है जिसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। वो एक्टिविटीज 7 एक्टिविटीज थी, हमने बोला कि भाई एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। देन हमने यहाँ पे ये हम एक बार देख लेते हैं, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की चेयरपर्सन एस्टेब्लिश बाय बॉडी ऑफ अ गवर्नमेंट, फ्यूनरल ब्यूरियल इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, सेल ऑफ लैंड एंड पोस्ट टू सी बिजनेस एंड बिल्डिंग एंड एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग, इनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। दियर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, हम एक दो केस स्टडीज लेते हैं। An individual buys a car for personal use and after a year sell it to the car dealer. Will the transaction be supply? बताओ, पर्सनल यूज के लिए बॉस, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस नहीं है, नो जीएसटी। 7(1)(a) लगता ही नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, तो इट इज नॉट सप्लाई। Mr. Tom gives his car to Mr. Jerry and in return Mr. Jerry gives his bike. Will the transaction be supply? Yes.
7(1)(a फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, मे बी इट इज बार्टर। यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज और डिस्पोजल कुछ भी हो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। देन चार्टेड अकाउंटेंट सेलिंग स्क्रैप, यस सप्लाई है। आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंटल एक्सिलरी एक्टिविटीज हो तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर कंसिडरेशन, पैसा मिल रहा है, बिजनेस है, दैट्स इट, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है सप्लाई का। तो सप्लाई में क्या क्या इंक्लूडेड है, शेड्यूल 2, गुड्स है कि सर्विस है वो बताता है शेड्यूल 3, और क्या चीज़ सप्लाई नहीं है वो बताता है आपको शेड्यूल 3। ठीक है, सप्लाई कवर्ड शेड्यूल 1, गुड्स है कि सर्विस शेड्यूल 2 एंड नॉट अ सप्लाई शेड्यूल 3। यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है कौन से टॉपिक पे, सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, आई होप आपको सप्लाई बहुत क्लियर होगा। आपको सेक्शन 7 सप्लाई का याद रखना है। एक बार हम रिवाइज करते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था सेक्शन 9 लेवी का, अभी हमने पढ़ा सेक्शन 7 सप्लाई का। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम एंड देन प्लेस ऑफ सप्लाई। थैंक यू।